Today I am going to tell you something about the paper pattern of intermediate class part 2 and some important guideline that how to attempt the paper. So first of all, I would like to start from the objective paper. ध्यान में रखें कि there are two parts in part 2 paper. One is objective paper and second is subjective paper or subjective part or subjective portion, right? So जब कभी भी आप ऑब्जेक्टिव पोर्शन करेंगे, जैसे कि आपको मालूम है कि आपके सिलेबस में से ही ये सारा मटेरियल जो है वो लिया जाता है. सो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और किस बुक में से क्वेश्चन जो है वो लिए जाते हैं फॉर ऑब्जेक्टिव पोर्शन. सो बुक 2 पार्ट 1 3 questions and each objective question carry 1 marks. So there are 3 questions from book 2 part 1 and the marks will be 3. Next, B part, book 2 part 2 and similarly the questions for objective will be 3 and the marks will be 3 from the book 2 part 2 heroes and from heroes and modern prose, right? And option 3 part 3 novel Goodbye Mr. Chips, जिसको उर्फे आम में जो है वो बुक 4 भी कहा जाता है. तो नॉवेल Goodbye Mr. Chips, इसमें से भी जो है वो 4 जो है वो ऑब्जेक्टिव्स जो है वो लिए जाएंगे और उसके नंबर भी जो है वो 4 होंगे. तो इस तरह टोटल इनके नंबर जो बन जाएंगे वो 10 मार्क्स जो है वो इसके बन जाएंगे. अब हम आते हैं इसके अगले पोर्शन की तरफ और वो है प्रेपोजिशन का पोर्शन. प्रेपोजिशंस जो है वो कहीं से भी प्रेपोजिशन जो है वो आ सकती हैं. इसके लिए कोई बुक प्रिस्क्राइब नहीं है. तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिस की ज़रूरत है कि आप डेली बेस के ऊपर रीडिंग करें, आप इसकी नॉवेल्स वगैरह पढ़ें और मैगजीन्स वगैरह जो है वो इसके लिए आप पढ़ें ताकि आपको प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल जो है वो बेहतर आ सके. 5 objectives in form of preposition and you have to fill from the appropriate preposition on that in that sentence, right? So the marks will be 5. Now come to the correction. correction कहाँ से आती है? correction जो है वो common errors means जो हमारी part of speeches जो है हमारे एक पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमारे हैं उसके अंदर से जो है वो करेक्शन आती है. इसके 4 जो है वो ऑप्शन जिस तरह से बाकी ऑब्जेक्टिव के दिए जाते हैं, इसके अंदर भी 4 जो है वो ऑप्शन दिए जाते हैं और कोई एक ऑप्शन जो है वो सही होता है जिसको हमने जो है वो टिक लगाना होता है और इसको हमने हल करना होता है. तो इसके नंबर जो है दोनों के मिला के भी 10 नंबर. तो अगर हम दोनों को टोटल करें तो ये 20 मार्क्स जो हैं ये ऑब्जेक्टिव में से हमारे जो है वो मौजूद होते हैं और इसके लिए टाइम अलाउड जो है वो 30 मिनट्स है. तो ये जहन में रहे कि 30 मिनट के अंदर आपने 20 ऑब्जेक्टिव जो है वो करने हैं. अब यहां तक तो बात आपको क्लियर उम्मीद है कि हो चुकी होगी. अब हम चलते हैं कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस फॉर अटेम्प्टिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. तो सबसे पहले जो है रीड इन डिटेल. ये बहुत जरूरी चीज है. आपको पास 30 मिनट्स मौजूद हैं तो इसमें कम से कम मेरा ये ख्याल है कि आपको एटलीस्ट 5 मिनट जो है वो इसमें देने चाहिए ताकि आप पूरे पेपर को एहतियात के साथ जो है और केयरफुली उसको जो है पढ़ लें ताकि आपका एक माइंड जो है वो बन जाए और आप उसके मुताबिक जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो कर सकें. तो रीड इन डिटेल पढ़ना बहुत जरूरी है. अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि वो उसको पढ़ते नहीं हैं और फौरन ही शुरू हो जाते हैं. जैसे ही देखा उन्होंने ऑब्जेक्टिव पेपर और फौरन ही वो उसको जो है वो
सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, हमें उसको पहले पढ़ के अंडरस्टैंड करना चाहिए। अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस, मैं बात कर रहा हूं वो पोर्शन जो कि बुक के अंदर से आए हुए होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव जो कि बुक के अंदर से आए हुए होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस, कि सेंटेंस का जो आपको दिया हुआ है उसको आप पहले पढ़ें, उसका कॉन्टेक्स्ट निकालें, उसके बाद फिर इसके आप सिनोनिम्स जो हैं वो आप निकाल सकते हैं। क्योंकि ये तीनों जो आपके सामने पार्ट दिए हैं ए, बी और सी, ये हमारे टेक्स्ट के अंदर से दिए जाते हैं। तो आपने उसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो देखना है, फिर उसके बाद आपने सिनोनिम जो है फिर आपने अटेम्प्ट करना है। आपने सिर्फ वर्ड मीनिंग नहीं लिखनी होती है, बल्कि उसका सिनोनिम इस अंदाज में आपने जो है वो फाइंड आउट करना होता है कि कॉन्टेक्स्ट जो है सेंटेंस का वो आपको क्लियर हो जाए, अदरवाइज फिर आपका वो जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। यूटिलाइज द अलॉटेड टाइम, अक्सर हमारे बच्चे क्या करते हैं कि वो जल्दबाजी करते हैं कि गो के उनको 30 मिनट्स उनको दिए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो है वो जल्दबाजी करते हैं और कोशिश उनकी ये होती है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो हम पेपर ऑब्जेक्टिव जो है वो हल कर लें। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें पूरा टाइम जो है, जो हमारा अलॉटेड टाइम है 30 मिनट्स, उसमें से 5 मिनट्स तो आप निकाल लें कि आपने उसको रीड आउट करना है, बाकी 25 मिनट्स आपने जो है वो उसको मुकम्मल तौर पे अपने टाइम को कंज्यूम करना है, ताकि आप बेहतर अंदाज में जो है वो ऑब्जेक्टिव कर सकें। एक चीज बहुत अहम है स्पेशली ऑब्जेक्टिव के लिए कि अवॉइड कटिंग एंड ओवर राइटिंग। जहन में रखें कि कटिंग या ओवर राइटिंग, इवन के इंक रिमूवर तक आप ऑब्जेक्टिव के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये देखा गया है कि बच्चे जो है वो इंक रिमूवर इस्तेमाल करते हैं और दोबारा उसके बाद जो है वो फिल कर रहे होते हैं, जो सर्कल दिए होते हैं उसको दोबारा फिल कर रहे होते हैं। तो ये एक माल प्रैक्टिस है, अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ये सही प्रैक्टिस ये नहीं है, क्योंकि उसके नंबर ही नहीं मिलेंगे। आपने जहां पर भी कटिंग कर दी, ओवर राइटिंग कर दी, आपने इंक रिमूवर यूज कर दिया, आपको उसके नंबर नहीं मिलेंगे। तो लिहाजा ऐसी किसी भी किस्म की कोई गलती आप लोग पेपर ऑब्जेक्टिव स्पेशली अटेम्प्ट करते हुए ना करें, ताकि आपको 20 में से 20 मार्क्स जो है वो मिल सके, चाहे वो टेक्स्ट का पोर्शन हो, चाहे प्रेपोजिशन का हो या करेक्शन का पोर्शन हो। आपको जो है वो इंतहाई केयरफुल रह के, बहुत ही विजिलेंट रह के आपने इन तमाम ऑब्जेक्टिव को जो है वो सॉल्व करना है, क्योंकि डिपेंड कर रहा होता है आपके पेपर के मार्क्स सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव के पेपर के ऊपर। तो यहां तक तो हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव का। अब हम चलते हैं सब्जेक्टिव पेपर की तरफ। सो अगेन सब्जेक्टिव पेपर जो है, क्वेश्चन इसके अंदर से डेफिनेटली जो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं उसके अंदर से आएंगे। बुक 2 उसके अंदर 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, एंड द नेक्स्ट बुक इज अ नॉवेल गुड बाय मिस्टर चिप्स। नॉवेल जो है वो हमारी गुड बाय मिस्टर चिप्स है। तो उसमें से जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, अब इसके अंदर क्या क्या चीजें जो है वो आ सकती हैं और उसको किस तरह से हम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने सब्जेक्टिव पेपर को जो है वो हल करना है। सो फर्स्ट पार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3, definitely there will be 9 question will be given to you, and out of 9 the answers required 6, means 6 out of 9। 6 क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन वो आपने करने हैं। टोटल 9 आपको जो है वो कहां से दिए जाएंगे, बुक 2 पार्ट 1 में से, वहां से आपको ये क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपने इसमें से 6 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। सिमिलरली बुक 2 पार्ट 2, जैसे अभी मैं बात कर रहा था, मैं हीरोज की बात मैं कर रहा था, उसमें से भी आपको 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन विल बी गिवन एंड यू आर टू अटेम्प्ट अगेन 6 आउट ऑफ 8, एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। सो दैट मीन्स book 2 part 1 total marks will be 12,
Similarly, book 2 part 2, total marks will be 12, right? And now comes the next book, that is our novel Goodbye Mr. Chips. 12 क्वेश्चन आपको इसमें से दिए जाते हैं, and you are to attempt 8 out of these 12. 8 multiplied by 2, because each question carries 2 marks, is equal to 16 marks. So the total marks for short question is 40. तो आप देखिए कि बहुत वेटेज है टेक्स्ट बुक्स को, तो टेक्स्ट बुक को आप लोग बहुत इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि टेक्स्ट बुक के अंदर से आप यहां पर देख लें 40 मार्क्स आपको यहां पर मिल रहे हैं, और जो मैं पीछे बात करके आया हूं ऑब्जेक्टिव की, उसके अंदर आपको 10 मार्क्स आपको जो है वो सिनोनिम में से यहां पर मिल रहे हैं। तो टेक्स्ट बुक की बहुत इंपॉर्टेंस है, बच्चे जो है वो टेक्स्ट बुक के ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, बहुत जरूरी है कि इसके ऊपर आप तवज्जो दें। क्वेश्चन नंबर 4, essay writing. 4 essays will be given and you are to attempt only one out of the 4 given essays. एक बहुत अच्छी ऑप्शन है कि 4 में से आपको एक जो है वो ऐसे जो है वो करना होता है। इसके लिए आप पहले चूज करें उन 4 में से। इसको भी आप जिस तरह से मैंने आपको ऑब्जेक्टिव के अंदर बताया है, इसके लिए पहले आप 5-1 मिनट रखें, इसको रीड आउट करें, इसके सब्जेक्टिव पोर्शन को, कि आपको कौन सा क्वेश्चन सबसे अच्छा आता है, ऐसे कौन सा आपको सबसे अच्छा आता है, इडियम्स कौन से आपको सबसे अच्छे आते हैं, और ट्रांसलेशन जो आई है वो आपको कहां तक आप उसमें कमांड रखते हैं कि उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। एनी हाउ, कम टू द पॉइंट अगेन, ऐसे राइटिंग में 4 में से आपको एक ऐसे जो है वो अटेम्प्ट वो करना होगा। तो द बेस्ट ऐसे, जो आपको बेहतरीन ऐसे आपने तैयार किया हुआ है या आप लिख सकते हैं, उसको आप जो है वो चूज करें, और उसके जो टोटल नंबर जो उसके हैं वो है 15। ऐसे के लिए 300 to 400 लाइंस रिक्वायर्ड होती हैं, उसके अंदर जो है वो लिखना होता है। उसमें आप ज़हन में रखें बिगिनिंग, मिडल एंड एंड। इस अंदाज में आप ऐसे को लिखें। अगर आप खुद लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने याद किया है, कहीं से आपने पॉइंट्स उठाए हैं, तो वो और भी अच्छी बात है कि आप उन पॉइंट्स को जो है वो इकट्ठा करके और एक खूबसूरत, एक अच्छा, एक मेयारी किस्म का जो है वो ऐसे वो लिखें आप। यूज ऑफ ईडियम्स, क्वेश्चन नंबर 5, यूज ऑफ ईडियम। अच्छा, इसके अंदर बहुत अक्सर देखा गया है कि बच्चे बड़ी गलती कर जाते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है यूज द फॉलोइंग ईडियम्स इन योर ओन सेंटेंसेस। अब इसके अंदर एक बात ध्यान में रखिए कि व्हेन एवर यू आर गोइंग टू राइट अ सेंटेंस ऑफ एनी ईडियम, दैट सेंटेंस मस्ट बी मीनिंगफुल। उसमें मीनिंगफुल होना बहुत जरूरी है। हमारा बच्चा क्या करता है कि वो ईडियम का इस्तेमाल अजीब तरीके से कर देता है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर बैड एग एक ईडियम है, अब उसको वो लिख देगा कि आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ बैड एग, या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैड एग, तो इसमें नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये मीनिंगफुल नहीं है। यूज तो किया है ईडियम को, लेकिन मीनिंगफुल नहीं है। तो जब तक ईडियम का इस्तेमाल मीनिंगफुल नहीं होगा, मैंने ये इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस के अंदर भी ये पॉइंट मैंने जो है वो हाईलाइट यहाँ पर किया है, उस वक्त तक आपको ईडियम के बारे में नंबर नहीं मिल सकते हैं। ईडियम में आपको नंबर नहीं मिल सकते, वो क्रॉस कर दिया जाएगा। 2 नंबर का एक ईडियम होता है और टोटल नंबर इसके होते हैं 10, और आपको 5 करने होते हैं आउट ऑफ 8। 8 ईडियम्स आपको जो है वो दिए जाएंगे और उसमें से आपने 5 ईडियम्स जो हैं वो करने होते हैं। तो इस चीज का आप पूरा ख्याल रखिएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है कि जिसमें अक्सर बच्चे जो है वो परेशान हो जाते हैं। परेशानी की बात नहीं है, मैंने गाइडलाइन के अंदर आपको यहां पर जो है वो दिया हुआ है कि पहली बात तो ये है कि आप जब भी कभी, चाहे आप टेक्स्ट पोर्शन में जा रही हैं या आप जा रहे हैं ऐसे के अंदर, आप क्या करेंगे, हम आते हैं गाइडलाइन की तरफ।
राइट मार्जिन टू मार्जिन। हमेशा मार्जिन टू मार्जिन आपने लिखना है। मार्जिन के पहले या मार्जिन के एंड में अक्सर बच्चे होते हैं कि एक वर्ड की जगह छोड़ देते हैं। हाँ, अगर वो नया पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं तब तो ठीक है कि अगर वो जो है शुरू में अगर उन्होंने थोड़ी सी जगह छोड़ दी है, दैट्स ओके। लेकिन दरमियान में कभी भी जो है वो गैप आप ना रखें। मार्जिन टू मार्जिन जो है वो आप लिखें, चाहे आप टेक्स्ट पोर्शन के शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं, चाहे आप ऐसे राइटिंग कर रहे हैं, चाहे आप ईडियम्स लिख रहे हैं, चाहे आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं इनटू इंग्लिश। सो वन थिंग इज क्लियर, राइट मार्जिन टू मार्जिन। नंबर नेक्स्ट, आंसर मस्ट बी इन 3 to 5 लाइन्स सेंटेंसेस। अब मैं बात कर रहा हूं अगेन सब्जेक्टिव की। देखिए 3 to 5 लाइन्स रिक्वायर्ड है कि या सेंटेंसेस, इन दोनों में से या तो आप लाइंस को फॉलो करें या आप सेंटेंसेस को फॉलो करें। कुछ बच्चे ये करते हैं कि बहुत बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो लिख देते हैं, जिससे उनके नंबर यकीनन जो है वो कम हो जाते हैं। बहुत शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए। हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जिसका जवाब जो है वो बहुत शॉर्ट होता है, तो उसको जो है आप शॉर्ट अंदाज में लिख दें, 2 लाइनों में या 3, जितना भी उसका जवाब जो है रिक्वायर्ड है। एक्स्ट्रा कोई चीज आप ना लिखें। try to understand the question, then write your answer। एक बात बहुत अहम है, आपको बता दूं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चंस जो होते हैं, देखिए बेटा, अक्सर ये देखा गया है कि जब कभी भी क्वेश्चन बच्चा कोई लिखता है तो वो टेंस का ख्याल नहीं रखता है। वो टेंस का ख्याल नहीं रखता है। देखिए, अगर क्वेश्चन आपका पास्ट टेंस के अंदर आया हुआ है तो आपका आंसर भी पास्ट टेंस के अंदर होना चाहिए। अगर आपका क्वेश्चन जो है वो फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस के अंदर आया है तो अकॉर्डिंगली आपका आंसर भी वैसे ही होना चाहिए। इसके बारे में मैं एक बात कहा करता हूं कि वो बच्चे जिनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है वो ये देख सकते हैं कि ऊपर क्वेश्चन के अंदर अगर डिड, हैड, सेकंड फॉर्म, कुड, वुड, इस टाइप के अगर आपको वर्ड जो है या आपको हेल्पिंग वर्ब आपको जो है वो मिल रहे हैं तो आप फौरन अंदाजा लगा लेंगे ये पास्ट टेंस के। और अगर आपको पहली फॉर्म मिल रही है, डू और डज आपको मिल रहा है, तो आप प्रेजेंट टेंस के अंदर चले जाएंगे। डिड मिल रहा है तो आप पास्ट के अंदर चले जाएंगे। तो इन चीजों को आपने जो है ना वो स्पेशली जो आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन है उसके अंदर आपने जरूर रखना है। इसी तरह से ऐसे राइटिंग के अंदर भी आपने टेंस को बेहतर अंदाज में जो है वो लिखना है। इसके अंदर आपने जो आपका सेंस है वो अकॉर्डिंग टू द टेंस होना चाहिए कि जिस टेंस के अंदर आप लिखना चाह रहे हैं उसी में लिखें। फॉर्म्स का ख्याल रखें, हेल्पिंग वर्ब्स का ख्याल रखें, सेंटेंस का स्ट्रक्चर का जो है वो ख्याल रखें, और मफहूम जो हो वो क्लियर हो, रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा आपने मार्कर से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। तो इन चीज़ों का आपने जो है वो जरूर ख्याल रखना है। अब ट्रांसलेशन की तरफ, ट्रांसलेशन बेटा हमेशा जो है वो इडियोमेटिक होनी चाहिए, और कभी भी वर्ड टू वर्ड आपने नहीं करना कि जिस तरह से आपको वर्ड दिया आपने उठा के वैसे कर दिया। नो, आप इडियोमेटिक ट्रांसलेशन करेंगे और मफहूम क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि जो ट्रांसलेशन आप करने जा रहे हैं उर्दू की, उसका मफहूम क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये तमाम चीजें जो है ये सब्जेक्टिव पेपर के लिए जो मैंने आपको बताई हैं, दीज आर आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस। इसको पे आप लोग जरूर इसको फोकस करें, और आप जो है वो जब कभी भी सब्जेक्टिव में चाहे ऐसे हो, चाहे ईडियम्स हो, चाहे ट्रांसलेशन हो या शॉर्ट क्वेश्चन हो, उसको बहुत ही विजिलेंट होकर आपने इसको सॉल्व करना होता है। ट्रांसलेशन की भी जो है वो आपको एक पैसेज दिया जाएगा और उसके नंबर होते हैं 15 नंबर होते हैं। तो आपको टोटल मार्क्स उसके 15 है। ये डिपेंड करता है कि आपने ट्रांसलेशन किस तरह से की है, उसी तरह से आपको नंबर उसमें भी, और ऐसे के अंदर भी आपको नंबर उसी अंदाज में जो है वो अलॉट कर दिए जाते हैं, आपको मार्क्स दे दिए जाते हैं। ये सवाबदीद होती है ये इवेल्युएटर की कि वो उसको किस अंदाज में जो है वो देख रहा है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो टोटल मार्क्स जो इसके बनते हैं वो बनते हैं 40, ठीक है जी। और 40 मार्क्स जो है वो हमने यहां से लिए, और 40 मार्क्स जो है उसके में ऐसे राइटिंग, यूज ऑफ ईडियम्स और ट्रांसलेशन जो है वो शामिल है। तो टोटल बन गए वो 80। अब अगर 80 हम यहां से लें और 20 जो हमारे
ऑब्जेक्टिव में से थे, वो रहे तो टोटल बन गए इसके 100। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपने पेपर जो है वो किस तरह का आपने सॉल्व की है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यूज लास्ट 5 मिनट्स इन रीडिंग द होल पेपर। पेपर को आप रीड करें, एटलीस्ट 5 मिनट्स आप जरूर दें, एटलीस्ट 5 मिनट्स दें आप, ताकि अगर आपकी कोई उसमें गलती आपको नजर आ जाती है तो उसको आप तसहीह कर सकती हैं, करेक्शन उसके कर सकते हैं आप लोग। तो अक्सर बच्चे होते हैं वो एंड तक पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं, ये गलत है। ये कम से कम उनको 5 मिनट तक जो है 5 मिनट जो है वो रीडिंग के लिए जरूर रखना चाहिए, ताकि वो अपनी गलतियां अगर हुई हैं तो उसको वो हल कर सकें। तो उम्मीद है कि आप इससे जो मैंने आज आपको बताया है तो कुछ चीज़ें उस पर आप लोग अमल करेंगे और कोशिश करेंगे कि बेहतर अंदाज में सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव पेपर जो है वो दोनों पोर्शन आप अच्छे अंदाज में जो है वो सॉल्व कर सकें, ताकि आप लोगों को अच्छे मार्क्स जो है वो मिल सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।